Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the some of the important concepts related to your chapter number 2, that is nothing but the demand analysis. इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 2 में डिमांड एनालिसिस, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है, वो सब पॉसिबिलिटीज़ को कवर अप किया था. एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चेंजेस इन डिमांड, जो ऑलरेडी हमने 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द most important topic of the day. So let us start with it without wasting any time, any second. We're going to start directly with our topic, which is nothing but आपका change in demand. क्लास ये change in demand हमने 12वीं में पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो. change in demand, variation in demand, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज और बहुत सारी चीज़ें हमने डिमांड और सप्लाई के बारे में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं. तो ये सब चीज़ें ओवर हियर इफ यू गोइंग टू से द मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व. नाउ चेंज इन द डिमांड मतलब क्या होता है? देयर इज अ चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस ऑन द सेम डिमांड कर्व व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट changes with the no change in the other determinants of a demand. It can be shown by the movement on the same demand curve and thus other things will remain the constant. Now दो चीज़ें होती हैं क्लास, एक होता है आपका चेंज इन डिमांड और एक होता है आपका शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. एक होता है आपका एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज. ज़रा ध्यान देना, जब बात करते हैं हम मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व या फिर चेंजेस इन द डिमांड की, सो ओवर हियर व्हाट इज़ द केस. नाउ ये केस में होता क्या है? ये केस में आपका डिमांड कर्व एक ही डिमांड कर्व होता है. देयर इज ओनली वन डिमांड कर्व. नाउ यहाँ पे होता क्या है कि चेंज इन द डिमांड कर्व और मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, मतलब एक ही डिमांड कर्व पे वो मूवमेंट होगा, या फिर वो एक्सपांशन हो सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन. डिमांड बढ़ सकता है और डिमांड घट सकता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस. सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने पे अगर डिमांड चेंज होता है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है. एंड अदर फैक्टर्स जो है हमारे, अदर फैक्टर्स क्या है यहाँ पे? अदर फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट है. अदर फैक्टर्स क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं. सो इन सच अ केसेस इफ सपोज द प्राइस कितना है आपका, P इज द प्राइस, Q इज द क्वांटिटी. जब प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज हो रही है. क्वांटिटी क्या हो रही है आपके? इंक्रीज हो रही है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो चेंजेस हो रहे हैं, जो डिमांड में जो चेंज हो रहा है प्राइस के चेंज होने की वजह से, वो सेम डिमांड कर्व पे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑन द सेम डिमांड कर्व वॉट एवर द चेंजेस जो हो रहे हैं डिमांड कर्व में बिकॉज ऑफ द प्राइस. सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है. और अदर फैक्टर्स जो हैं, कंज्यूमर इनकम, टेस्ट प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एडवर्टीजमेंट, सबके सब क्या है? कांस्टेंट है. सबके सब क्या है? चेंज नहीं हो रहे हैं, सेम है एज इट इज़. तो जब सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने पे आपका डिमांड चेंज होता है, तो वहाँ पे डिमांड कर्व चेंज नहीं होता है. डिमांड कर्व जो है सेम डिमांड कर्व पे हम चेंजेस वहाँ पे मेंशन करते हैं, शो करते हैं, जैसा हमने यहाँ पे शो किया हुआ है. और व्हाट इफ़ द सेम यहाँ पे जब प्राइसेस आपके डिक्रीज की जगह पे इंक्रीज हो जाए, प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो डिमांड क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा. इसे बोला जाता है एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड. एक्सपांशन मतलब डिमांड आपका इंक्रीज होगा एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड आपका डिक्रीज होगा. तो ये फेज आपका एक्सपांशन का हो गया, ये फेज होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन का. तो इसे बोला जाता है आपका चेंज इन द डिमांड. अब इसके बाद द नेक्स्ट वन इफ यू गोइंग टू सी विच इज़ नोन एज मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड को, जो ऑलरेडी हम लोग ने क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है. मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व इज नथिंग बट व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द डिमांड. जब डिमांड आपका इंक्रीज होता है प्राइस के इंक्रीज होने से, तो उसे बोला जाता है एक्सटेंशन. और जब आपका डिमांड डिक्रीज होता है प्राइस के चेंज होने से, जब आपका डिमांड क्या होता है? चेंज होता है प्राइस के चेंज होने से, दैट इज़ नोन एज व्हाट एग्जैक्टली? और चेंजेस इन डिमांड. सो एक्सपांशन भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है. डिमांड जब इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है, एक्सपांशन. एंड जब प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. सो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. नाउ ये सिचुएशन में क्या होता है?
द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इज अ सिचुएशन जहां पे आपका डिमांड कर्व अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड क्या होता है, शिफ्ट होता है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द नॉन प्राइस डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द नॉन प्राइस डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, और नॉन प्राइस डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड के चेंज होने पे आपका डिमांड चेंज हो रहा है, तो दैट सिचुएशन इज नोन एज व्हाट एग्जैक्टली योर शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। जैसे प्राइस जो है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंज नहीं हो रहा है, जो हमारा क्वांटिटी है, जो हमारा डिमांड है, वो डिमांड का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। अदर फैक्टर्स मीन्स टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एडवर्टीजमेंट एंड बहुत सारे कंज्यूमर इनकम, दिस आर द सर्टन फैक्टर्स जिनके चेंज होने पे हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। प्राइस जो है, प्राइस के चेंज होने पे सेम डिमांड कर्व पे हम क्या करते हैं, उसके इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मूवमेंट सेम डिमांड कर्व पे होगा, बट ओवर हियर इन केस ऑफ अ डिमांड कर्व जो चेंज होता है, आपका शिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स, दैट इज नोन एज व्हाट योर शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर के इनकम के इंक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज हो रहा है एट द सेम प्राइस एंड द डिमांड कर्व इज शिफ्टेड टू द अपवर्ड, एंड जब कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज होगा, when there is a fall in the consumer income, demand curve will going to shift to the downward. now देखते हैं कैसे upward और downward ये shift हो सकता है, जरा ध्यान। now let's say यहाँ पे आपका है प्राइस और यहाँ पे आपका क्या है, quantity demanded. now this is your demand curve class, ये आपका क्या है, डिमांड कर्व है। जरा ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। ये आपका प्राइस है, यहाँ पे आपका डिमांड है, ये आपका डी डिमांड कर्व है। नाउ मान लो एग्जांपल लेते हैं कि कंज्यूमर का इनकम के चेंज होने पे डिमांड क्या होगा, चेंज होगा। मान लो कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, तो कंज्यूमर के इनकम बढ़ने से डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब डिमांड इंक्रीज होगा तो ये डिमांड कर्व शिफ्ट होगा फ्रॉम डी टू D11, ये शिफ्ट होगा कहाँ, अपवर्ड में। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का इनकम बढ़ रहा है, जैसे ही कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा वैसे ही डिमांड भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब हमारा डिमांड इंक्रीज होगा कंज्यूमर के इनकम के बढ़ने से, देन दैट इज नोन एज व्हाट एग्जैक्टली योर अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक उसी प्रकार जब आपका कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज हो रहा है, डिमांड के कंज्यूमर का इनकम का डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच डिमांड का भी क्या हो रहा है, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी भी डिक्रीज हो रही है। अगर दो यही केसेस में अगर देखें, इफ़ कंज्यूमर इनकम इज़ फॉलिंग एंड डिमांड इज़ ऑल्सो फॉलिंग, देन यहाँ पे क्या होगा, आपका डिमांड का शिफ्ट होगा कहाँ पे, डाउनवर्ड। तो इसे बोला जाता है आपका शिफ्टमेंट अपवर्ड एंड शिफ्टिंग डाउनवर्ड, मतलब इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। और ये चेंजेस प्राइस के वजह से नहीं हो रहा है, प्राइस आपका कांस्टेंट है, लेकिन जो अदर फैक्टर्स है, अदर फैक्टर्स के चेंज होने पे हमारा क्या हो रहा है, डिमांड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे शिफ्ट होगा, डिक्रीज होगा तो यहाँ पे शिफ्ट होगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। सो स्पेसिफिकली इफ यू गोइंग टू सी, ये सिचुएशन क्या है आपका, ये सिचुएशन है आपका शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, या तो राइट साइड अपवर्ड शिफ्ट होगा या तो फिर डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। In the similar manner, if you're going to see, figure DD is the initial demand curve. D1 shows the increase in demand curve at the same price P1. The more is demanded, DD2 shows the decrease in the demand curve. जैसा हमने ये डायग्राम ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दिया है, आप सब देख चुके हैं ना। हमने स्टडी किया है हाउ दिस डायग्राम वी विल गोइंग टू ड्रॉ इट, और एक बार और वापस देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ लो ये DD आपका डिमांड कर्व है, और डिमांड कर्व आपका शिफ्ट हो रहा है D1 पे, एंड यहाँ पे ये आपका DD डिमांड कर्व है, और बिकॉज ऑफ द सर्टन रीज़न ये शिफ्ट हो रहा है D2 पे। तो यहाँ पे डाउनवर्ड है और ये है आपका अपवर्ड स्लूपिंग, बिकॉज यहाँ पे कंज्यूमर इनकम बढ़ रहा है, वहाँ पे कंज्यूमर इनकम कम हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नथिंग बट द सप्लाई। चलो आते हैं सप्लाई पे। इसके पहले हमने क्या किया था, डिमांड एनालिसिस को कंप्लीट किया, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड के शेड्यूल्स, सब, देन उसके बाद डिमांड के कर्व एंड हाउ द मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड विल गोइंग टू वर्क। वो सब चीज़ें ऑलरेडी हमने कवर अप कर ली हैं कि इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, ये सब चीज़ें क्या होती हैं ऑलरेडी कवर कर लिया गया। नाउ द नेक्स्ट इज़ व्हाट एग्जैक्टली योर सप्लाई। नाउ सप्लाई का मतलब क्या होता है, ज़रा स्टडी करते हैं सप्लाई का मतलब। व्हाट डू यू मीन बाय द सप्लाई? लेट्स सी। Supply refers to the various quantities of a commodity which a producer will going to offer
और सेल एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ वेरियस corresponding प्राइजेस। वो कमोडिटी जो ऑलरेडी हमने प्रोड्यूस करके अपने वेयरहाउस में रखा हुआ है, सिर्फ हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही मार्केट से डिमांड होगा, जैसे ही मार्केट में थोड़ा रिस्पांस आएगा, ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, वेयरहाउस से निकाल के उसे मार्केट में सेंड करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। That is known as what exactly? Your supply. Supply means transferring the goods and services from warehouse to the market at a prevailing prices to sell the same into the market. Or over here, as per the definition, the commodity which the producer will offer for a sale. The producer will going to offer for a sell at a particular point or a particular time at a various corresponding prices. जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है, अगर हमें लगा कि हाँ ये कन्वीनियंट है, ये फेवरेबल प्राइस है, तो वो प्राइस पे हम क्या करेंगे, अपने सारे गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफर करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे मार्केट में, तब जाके कस्टमर्स हमारे मार्केट में से गुड्स एंड सर्विसेज हमारे परचेज करेंगे। दैट इज़ नथिंग बट आई एम सप्लाइंग इट। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सप्लाइंग माई क्वान्टिटी इन टू द मार्केट। तो ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं। द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे हमारा डिमांड बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वैसे सप्लाई भी क्या करती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे हमारे सप्लाई भी क्या होती है, डिपेंड करती है। जैसे प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टाइम पीरियड, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंटल पॉलिसीज़, नेचुरल फैक्टर्स, ये सब क्या है, ये सब कुछ डिटर्मिनेंट्स है जिसके ऊपर आपका प्राइजेस क्या करती है, डिपेंड करती है। द प्राइस विल गोइंग टू डिपेंड, द सप्लाई विल गोइंग टू डिपेंड ऑन दिस फैक्टर्स। क्योंकि ये फैक्टर्स के चेंज होने पे आपका सप्लाई क्या होगा, चेंज होगा। जैसे आपका प्राइस इंक्रीज़ होगा, प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे आपका प्राइस इंक्रीज़ होता है तो सप्लाई क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। जैसे प्राइस रिड्यूस हुआ, सप्लाई क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे द प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स मीन्स व्हाट, जो कॉम्पिटिटर्स के गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर उनके प्राइसेस में चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा सप्लाई भी क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। लेट्स सी, of all the factor the price is the most important one, and hence the price supply relationship is used to derive the law of supply ना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ नथिंग बट द प्राइस। जब भी हम बात करते हैं सप्लाई के एनालिसिस की, सप्लाई से रिलेटेड थियरीज़ की, तो सप्लाई के थियरीज़ में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर को स्टडी करते हैं, विच इज़ नथिंग बट द प्राइस। प्राइस और सप्लाई के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई। सो जरा ध्यान देना यहाँ पे। नाउ व्हाट डू मीन बाय द लॉ ऑफ सप्लाई? लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? The law of supply states that there is a direct functional relationship between the quantity supplied of a commodity and its price, and other things will remains the constant. जो other factors है वो constant है, change नहीं होंगे। और हम जब study करते हैं प्राइस और सप्लाई के बीच का relationship, तो क्या होता है यहाँ पे, there is a direct relationship। जैसे जैसे आपका प्राइस इंक्रीज होगा वैसे वैसे सप्लाई इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि इफ़ द प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज विल गोइंग टू इंक्रीज, जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस मार्केट में इंक्रीज होगा, देन एवरी प्रोड्यूसर, एवरी सप्लायर विल गोइंग टू ट्राई टू सेल इट्स आउटपुट, देयर आउटपुट इनटू द मार्केट एट अ वेरी हायर प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न द ह्यूज अमाउंट ऑफ अ प्रॉफिट। तो जैसे ही मार्केट में प्राइस बढ़ा, सबको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? ज़्यादा भाव पे बेच पे, ज़्यादा प्राइसेस पे सेल करके। जब मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज होंगे, एवरीबडी विल गोइंग टू सप्लाई, सब क्या करेंगे, अपने अपने क्वांटिटीज़ को मार्केट में सप्लाई करना चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि जब प्राइस ज़्यादा होता है, जब प्राइस बढ़ता है, व्हेन द प्राइस इज़ हाई, तो वहाँ पे प्रॉफिट गेन और प्रॉफिट मेकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा प्राइस पे आप सेल करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, सबके सब सप्लायर्स क्या करते हैं, अपने अपने सप्लाई इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे कस्टमर्स को परचेज करेंगे एंड द कस्टमर्स विल गोइंग टू पे देम, और उससे क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन करके उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सो प्राइस के इंक्रीज़ होने पे सप्लाई इंक्रीज़ होता है। क्यों? ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग है, जो कि हो सकता है कब, जब प्राइसेस इंक्रीज़ हो और वो उस पर वो इंक्रीज इन द प्राइसेस पे हम अपने माल को सेल कर दें। सो दैट सिचुएशन इज़ देयर। Therefore, if you're going to see, therefore the supply curve typically slopes upward, and the supply curve slopes upward because of the high prices makes the producer more to earn
that is nothing but the first one. If we're going to see, more willingness to supply the particular product rather than the supply the other products that uses the same resources. अब यहाँ पे क्या होता है, जब प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो मोर विलिंगनेस टू सप्लाई द पर्टिकुलर प्रोडक्ट रादर दैन द सप्लाई द अदर प्रोडक्ट दैट यूजेस द सेम रिसोर्सेज. जिस भी कमोडिटीज़ का प्राइजेस इंक्रीज हो रहा है उसे क्या करो, मार्केट में सप्लाई कर दो. एंड सेकंड थिंग, बेटर एबल टू कवर द हायर मार्जिन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द एडिशनल आउटपुट. ये सब चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पे आ जाती हैं कि मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन भी हमारा इंक्रीज हो सकता है. मोर विलिंगनेस टू सप्लाई द पर्टिकुलर प्रोडक्ट rather than सप्लाइंग द अदर प्रोडक्ट दैट यूजेस द सेम रिसोर्सेज. अदर प्रोडक्ट को सप्लाई करने से अच्छा है वो प्रोडक्ट, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सप्लाई करो जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो सकता है, जिसके प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं. और द बेटर ऑफ टू एबल टू कवर द हायर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड एडिशनल आउटपुट. ये भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कवर करेंगे. द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई इज अ डायरेक्ट, अज्यूमिंग दैट द अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ द सप्लाई इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. जरा ध्यान दें. अब बात जब हम करते हैं सप्लाई की, तो सप्लाई के बीच का जो प्राइस एंड सप्लाई के बीच का रिलेशनशिप है, ये हमारा कुछ डायरेक्ट रिलेशनशिप है. और वो डायरेक्ट रिलेशनशिप हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पे अटेंशन. डायरेक्ट रिलेशनशिप हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस. दिस इज SS सप्लाई कर्व. नाउ दिस SS सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द सप्लाई. क्लास, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस पे क्या हो जाता है अपना प्राइस, और दोनों के बीच का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. इट मीन्स जैसे जैसे आपका प्राइस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आपका प्राइस इंक्रीज होगा P1 P2, वैसे वैसे क्वांटिटीज़ भी क्या होंगी आपकी, इंक्रीज होंगी. विद द चेंज इन विद एन इंक्रीज इन द प्राइसेस क्वांटिटी विल ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. तो ये क्या है आपका, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है जो अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है. दिस इज एन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व जो शो करता है कि प्राइस और सप्लाई दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगा. दैट एग्जैक्टली इज द केस ओवर हियर. नेक्स्ट वन इफ यू गोइंग टू सी, यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है जो हमें स्टडी करनी है, इट इज़ नथिंग बट द सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व. जैसा मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, बार बार हम वो चीज़ों को रिपीट करेंगे इन फ्यूचर ऑल्सो. फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे जो इसका यूज़ हम करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ लॉज, कुछ थियरीज और कुछ प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए और उसको इन अ बेटर वे अंडरस्टैंड करने के लिए. सो विच इज़ नथिंग बट द फर्स्ट हम क्या कर यूज़ कर सकते हैं, कर्व. सेकंड हम ग्राफ यूज़ करते हैं, शेड्यूल यूज़ करते हैं, इक्वेशन यूज़ करते हैं, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर ग्राफ्स, देयर आर द एन नंबर ऑफ थिंग्स जो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए. और फाइनल आउटकम जो निकलता है बाय यूजिंग एनी टूल, कोई भी टूल आप यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे ग्राफ भी यूज़ करके समझ सकते हो डिमांड और प्राइस और सप्लाई के बीच का रिलेशनशिप. टेबुलर फॉर्मेट शेड्यूल भी यूज़ कर सकते हो प्राइस और सप्लाई के बीच का रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए. सो इन अ डिफरेंट वे हम वो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पहला है आपका क्या, सप्लाई शेड्यूल, एंड दूसरा आपका क्या है, सप्लाई कर्व. एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई, इफ वी अज्यूम्स दैट ऑल द फैक्टर्स अदर दैन द प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वी कैन डिराइव द प्राइस सप्लाई रिलेशनशिप इन अ फंक्शनल फॉर्म. उसे क्या कर सकते हैं हम, फंक्शनल फॉर्म में शो कर सकते हैं. कैसे, तो क्वांटिटी सप्लाइड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस. The supply function for the price can be expressed as this कि quantity supplied of a commodity X is a function of price. जैसे डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, वैसे सप्लाई भी क्या आपका प्राइस पे डिपेंड करता है. जब आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा. जब आपका प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी. सो ओवर हियर इफ यू गोइंग टू, यहाँ पे जब हम बात करते हैं सप्लाई की, तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं सप्लाई की, तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एक्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स. जहाँ पे यहाँ पे F स्टैंड्स फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, द बेसिक टूल्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी ऑफ अ बिजनेस इकोनॉमिक्स. द अबव डिमांड फंक्शन इन अ लीनियर फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो. नाउ इफ यू गोइंग टू सी दिस फंक्शन, हाउ इट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड, it's like a quantity supplied is equals to C plus D into PX, जहाँ पे C stands for quantity supplied when the price is 0, D stands for correlation coefficient between the quantity supplied and the price. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब प्राइस हमारी 0 होती है, when the price is 0,
स्टिल देयर इज अ सप्लाई ऑफ अ सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे बेसिक नेसेसिटी हो गई, भले ही प्राइजेस ज़ीरो हैं, नथिंग विल बी चार्ज्ड, देन टू द गवर्नमेंट, देन टू द देयर आर द मैनी इंस्टीट्यूशंस, वो क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक नेसेसिटीज मार्केट्स में प्रोवाइड करते रहते हैं और सप्लाई करते रहते हैं. सो दोज थिंग्स आर नथिंग बट द सी. डी मीन्स वो सप्लाई जो आपका डिपेंड करता है प्राइस पे. अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आप वो चीज़ों को आप क्या करोगे, मार्केट में सप्लाई करोगे. अब जब प्राइस है नहीं तो उसे मार्केट में सप्लाई नहीं करोगे. दैट इज़ नथिंग बट द डी टाइप ऑफ अ थिंग. एंड पी स्टैंड्स फॉर प्राइस एंड क्यू quantity supplied is nothing but you are aware of her supply. So in equation if you're going to say C is a quantity supplied at a zero price, C represents the quantity intercepts of the supply curve. जैसा हमने डिमांड में पढ़ा था, डिमांड में हमने यूज़ किया था टर्म A और B, और सप्लाई में हम यूज़ कर रहे हैं C और D. A जैसे डिमांड में A was nothing but the intercept of the demand curve, वैसे यहाँ पे C क्या है, आपका इंटरसेप्ट है सप्लाई कर्व का. एंड डी और बी दोनों क्या है, इट इज़ वो चीज़ें हैं, वो फैक्टर्स है, वो वेरिएबल्स है जो आपके इनकम पे डिपेंड करते हैं. सो द डी टर्म्ड एज अ व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, द डी इज़ नथिंग बट स्लोप, जो कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन चेंज इन प्राइस करके निकालते हैं. नोट दैट द डी विल बी द पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस. अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसके लिए आप देखोगे तो द फॉर्मूला इज व्हाट, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू सी प्लस डी इंटू प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सिचुएशन में बीच में साइन कौन सा है, प्लस का. नाउ इन डिटेल में वेट आई विल शो यू ओवर हियर, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ. नाउ डिमांड में हमने क्या देखा था, कुछ चीज़ें हैं जिस पे गौर करना ज़रूरी है हमें. एक होता है आपका डिमांड और एक होता है आपका सप्लाई. नाउ डिमांड के केस में हमारा इक्वेशन वाज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू प्राइस ऑफ अ एक्स, और यहाँ पे क्या था, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू सी प्लस डी इंटू प्राइस ऑफ एक्स. लेकिन यहाँ पे इफ़ यू गोइंग टू सी ए माइनस बी इंटू एक्स था. नाउ डिमांड के केस में यहाँ पे माइनस साइन था जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था नेगेटिव रिलेशनशिप, और जो रिप्रेजेंट कर रहा था आपका इन्वर्स रिलेशनशिप. और ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर देखोगे सप्लाई के केस में सी और डी के केस, सी और डी के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, और ये प्लस का साइन आपका रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप. ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट होता है किसके, सप्लाई और यू कैन से द प्राइस और सप्लाई के बीच में जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो मेजर करता है. सो बिकॉज ऑफ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द पॉजिटिव वन. एंड इसके बाद अगर आप टेबल देखोगे, इफ यू गोइंग टू सी द टेबल, नाउ ये चीज़ हम लोग ने वी हैव यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हमने क्या किया, ये सप्लाई शेड्यूल बनाई हुई है. अब सप्लाई शेड्यूल कैसे आई, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू -40 + 30 इंटू पी एक्स, जहाँ पे इफ़ यू गोइंग टू सी पी एक्स इज़ नथिंग बट द प्राइस एंड क्यू एस एक्स इज़ नथिंग बट द क्वांटिटी. तो यहाँ पे जब हमने जैसे जैसे हमने प्राइस पर यूनिट को चेंज करते गए, ऑटोमेटिकली हमें क्या मिला, क्वांटिटी सप्लाइड. व्हाट वी गॉट ओवर हियर, वी गॉट द क्वांटिटी सप्लाइड. सो स्पेसिफिकली इफ यू गोइंग टू सी, जब प्राइस हमारा ज़ीरो है तो क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव में सप्लाई हुआ. देन जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका नेगेटिव से क्या हुआ, इट बिकेम पॉजिटिव एंड इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग विद एन इंक्रीज इन द प्राइस. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है. सो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप जो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. अब ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, नाउ दिस इक्वेशन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू -40 + 30 पी एक्स, -40 + 30 पी एक्स. अब यहाँ पे -40 + 30 पी एक्स क्या है, पी एक्स आपका प्राइस है, तो इंटू 1 कर दिया आपने, तो आ गया -40 + 30 विच इज़ इक्वल्स टू -10. तो जैसे जैसे आप प्राइस के जो P है, ये P की जगह पे जैसे जैसे आप यहाँ पे प्राइस पर यूनिट के वैल्यूज़ लेते जाएंगे 1 2 3 4 5 6, उसी हिसाब से क्या कर सकते, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन जो है आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, डिमांड शेड्यूल हम बना सकते हैं.
क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ जो प्राइस है पी की जगह पे ये पी की वैल्यूज़ लेनी है 0 1 2 3 4 2 6 एंड अकॉर्डिंगली आपका क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आया हुआ है। दिस इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर क्वांटिटी सप्लाइड इज, जो यहाँ पे हमें मिला है। तो दिस शोज़ द डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या शो करता है क्लास आपका, डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन प्राइस एंड द सप्लाई। एक्सप्लेनेशन देखते हैं ज़रा, ये शेड्यूल के एक्सप्लेनेशन क्या बोला रहता है, व्हाट द शेड्यूल्स एक्सप्लेनेशन इज टॉकिंग अबाउट। दैट शेड्यूल इंडिकेट्स direct price supply relationship and the supply curve can be derived by plotting the points on the graph, and in the above example the supply curve is linear, but the supply curve can also be the non-linear। supply curve क्या हो सकता है, non-linear भी हो सकता है, that is can be extended to the negative axis so as at zero or a very low price or no quantity will be supplied unless the commodity is subsidized by the government। ना जब गवर्नमेंट जो कमोडिटी है वो मार्केट की जो कमोडिटी है वो अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज़ की हुई है, गवर्नमेंट ने फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो वहाँ पे आपका प्राइस वहाँ पे मैटर नहीं करता। सो देयर आर द पॉइंट्स वेयर द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो सप्लाइंग द बेसिक नेसेसिटीज़ टू द पुअर पीपल्स लाइक फूड क्लोथिंग शेल्टर। जब फूड्स की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग्स द पुअर पीपल्स। तो वो केस में क्या होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट आपसे कोई भी प्राइस चार्ज नहीं कर रही है, प्राइस कितना है वहाँ पे 0, बट स्टिल गवर्नमेंट इज सप्लाइंग इट। तो वो सब सिचुएशंस आते हैं यहाँ पे आपके, विच इज़ नथिंग बट जो इक्वेशन हमने अभी पढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू सी प्लस डी इंटू पी एक्स। तो जो सी स्टैंड्स फॉर व्हाट, वो सप्लाई जो गवर्नमेंट करती है जब प्राइस क्या होती है 0, और ये दिस पोर्शन इट डिपेंड्स अपॉन the price of supply or price of goods and services which we wanted to supply। so वो सब चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। then after अगर आप देखेंगे यहाँ पे the situation over here now, okay, pay attention class, as I have told you supply और price दोनों के बीच का रिलेशनशिप कुछ ऐसा है कि ये x एक्सिस पे सप्लाई और y एक्सिस पे क्या हो गया आपका प्राइस। एक्स एक्सिस पे आपका सप्लाई और वाई एक्सिस पे क्या हो गया आपका प्राइस हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इफ़ यू गोइंग टू पे अटेंशन ओवर हियर, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, ये हो गया आपका 0 और डिमांड और यहाँ पे सप्लाई और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप कुछ ऐसा है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सेम एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दैट इज़ नथिंग बट अ डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल की बात करें तो प्राइजेस क्या है आपके 0 to 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उस हिसाब से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड। ना क्वांटिटी सप्लाइड आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो क्वांटिटी सप्लाइड थोड़ी हमारी नेगेटिव है। नेगेटिव इट मीन्स व्हाट, लेट्स से -40 -10 then 0 20 50 80 110 140 10 20 30 40 50 60 70 80 90 110 120 130 140 and 150। लेट्स से अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे जैसे आपका प्राइस चेंज होगा उसके हिसाब से डिमांड आपका क्या है, कहीं पे नेगेटिव है कहीं पे चेंज हो रहा है। वो सब चीज़ें हम क्या करेंगे यहाँ पे शेड्यूल बना के उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब प्राइस आपका 0 है तो क्वांटिटी सप्लाइड आपका क्या है नेगेटिव, एंड देन व्हेन द प्राइस इज़ योर 1 क्वांटिटी सप्लाइड क्या है आपकी -40 है। सो ये कुछ इस तरह का होगा, इट विल बी लाइक दिस, व्हेन द प्राइस इज़ 0 दिस वन, व्हेन द प्राइस इज़ 1 क्वांटिटी सप्लाइड इज़ नेगेटिव। फिर जैसे ही प्राइस आपका 2 पे आता है तुरंत ही आपकी क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाती है आपकी +20। फिर उसके बाद जैसे ही आपका प्राइस 3 होता है देन 50। जब प्राइस आपका 3 हो जाता है देन क्वांटिटी सप्लाइड विल बी 50। 4 होता है तो आपका इट विल बी व्हाट 80। देन आफ्टर 110 एंड 140। जब आपका प्राइस 5 होता है तो इट विल बी 110, एंड जब आपका प्राइस आपका 6 होता है तो ये क्या होता है आपका। तो बेसिकली इफ यू गोइंग टू सी सेम शेड्यूल्स को हमने क्या किया यहाँ पे
हमने उसको ग्राफ पे प्लॉट किया हुआ है और ये हमारी क्या हो गई, सप्लाई शेड्यूल हो गई। पहले थोड़ी नेगेटिव थी, देन इट स्टार्टेड पॉजिटिवली इंक्रीजिंग विद एन इंक्रीज इन द प्राइस एंड इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये आपका एक तरह का क्या हो गया, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर सप्लाई कर्व इज, जो यहाँ पे दिया हुआ है। और नॉन लीनियर फॉर्मेट, नॉन लीनियर curve is nothing but it will be like this only. It is not a straight line, it will be like this only or this only. So this is what, this is not a straight line. ये क्या है आपका नॉन लीनियर कर्व है, जो कि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो देर आर द मैनी मोर थिंग्स जो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, विच विल गोइंग टू डू इट इन द आर नेक्स्ट सेशन, वेयर विल गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक which is nothing but the individual demand and the individual supply and the market supply curve. So अभी के लिए फ़िलहाल what are you going to do, you are going to revise the demand analysis and हम स्टडी करेंगे सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई हमने कवर अप किया, शेड्यूल्स एंड द कर्व्स। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर विल गोइंग टू स्टार्ट विद द इंडिविजुअल एंड द मार्केट सप्लाई कर्व एंड फर्दर विल स्टार्ट विद द मार्केट इक्विलिब्रियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 2 का। Till the time you all will going to revise the previous session and will going to continue in the next lecture. Thank you.